हेलो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी न्यू सेशन को एक अलग ही मोटिवेशन के आधार पर। तो जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला उसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। कि ज़िंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर जो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। तो इसी मोटिवेशन के आधार पर हम अपना एक नया टॉपिक, एक नई बुक जिसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो हमारी फर्स्ट जो बुक थी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसकी हमने 2 यूनिट कंप्लीट की है। और जो हमारी ये बुक है सेकंड, इसकी हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की है। और आज हम नेक्स्ट अर्थात सेकंड यूनिट की ओर आगे बढ़ेंगे हम, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होता है संबंध समुच्चय क्या होता है, कनेक्टेड सेट क्या होता है। तो कनेक्टेड सेट्स के बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि यदि मेरा इस प्रकार का कोई सर्किल है, इस प्रकार का यदि कोई सर्किल है और इस पर मैंने बहुत से बिंदु रखे हुए हैं कि एक बिंदु ये और एक बिंदु है, यानी कि बहुत से बिंदु रखे हुए हैं। तो संबंध समुच्चय का मेरा मतलब ये है कि यदि मैं इन सभी बिंदुओं का यदि समुच्चय एस लूँ, यदि सभी समुच्चयों का यदि सेट लूँ एस, तो इसमें कोई भी 2 बिंदु इसके एलिमेंट होने चाहिए। तो इसी के आधार पर हमने डेफिनेशन ज्ञात की और बनाया कि संबंध समुच्चय एस होगा यदि एस के किन्हीं 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला वक्र के सभी बिंदु एस के एलिमेंट हो। और इसी डेफिनेशन को एक लाइन के रूप में भी हम कह सकते हैं कि यदि ये कोई हमारी एक लाइन है जिसमें 1 2 3 4 5 मैंने इसमें पॉइंट निर्धारित किए हैं कि इन पॉइंट, यानी कि मैंने इसको नाम दिया A1, इसको मैंने नाम दिया A2, A3 और A4 और A5 और A5 है ना। तो मैंने इसको एलिमेंट माना A1, A2, A3, A4 और A5, सभी एलिमेंट माना मैंने एस के। तो इनके कोई 2 बिंदु अर्थात मैंने A2 A3 लूँ या फिर A3 A4 लेना होगा या फिर A4 A5, अर्थात 2 बिंदु इस S1 को जोड़ने वाली रेखा के एलिमेंट होने चाहिए। जो हमें पता है कि इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि A2 और A3 एलिमेंट होंगे S के। तो इस आधार पर हम इस डेफिनेशंस को समझ सकते हैं। तो संबंध समुच्चय मैंने आपको बताया। अब आता है विवृत प्रांत। विवृत प्रांत का मेरा मतलब है कि हमारे पास जो इंटरवल होता है वो हमारे पास 4 इंटरवल होते हैं। एक तो ये वाला इंटरवल जिसे हम बोलते हैं ओपन, और एक ये वाला इंटरवल इसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल, और इसे एक ये वाला इंटरवल और एक ये वाला, इन दोनों जो इंटरवल होंगे इसे हम बोलते हैं सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल। तो हिंदी में यदि बात करना चाहूँ तो इसको विवृत, इसको संवृत, इसको अर्ध विवृत और इसको अर्ध संवृत कहा जाता है। तो इसी के आधार पर हमने डेफिनेशन ज्ञात की क्या कि विवृत प्रांत, विवृत संवर्त समुच्चय विवृत प्रांत कहलाते हैं। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि जो विवृत अंतराल है उनमें उपस्थित संवर्त समुच्चय विवृत प्रांत कहलाते हैं। अर्थात यदि विवृत मैंने एक समूह लिया, इसमें कई मैनी अवयव उपस्थित है और उनमें से ऐसे एलिमेंट जो संवर्त समुच्चय में आते हो, कि जो संवर्त समुच्चय में आते हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, विवृत प्रांत। इस डेफिनेशंस को मैं एक क्वेश्चंस के द्वारा आपको उसको और समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसी के आधार पर हम आगे चलते हैं। यदि विवृत प्रांत में समुच्चय की सीमा शामिल कर दी जाए तो वह संवर्त प्रांत कहलाता है। एक हमारा विवृत प्रांत है और उस प्रांत में यदि मैं समुच्चय की सीमा
और शामिल कर दूं तो वो टोटल हमारा क्या कहलाएगा, एक संवर्त प्रांत कहलाता है। तो बात आती है समुच्चय की सीमा, व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ सेट। तो समुच्चय की सीमा क्या होती है, तो इसको समझने के लिए मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, एक सेट लेता हूँ। मैंने लिया 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा, और हमने ग्रुप में पढ़ा था कि इसका जनक कौन कौन से होते हैं, आयोटा और माइनस आयोटा। जनक हम कैसे निकालते हैं, एक डेफिनेशन के तौर पर यदि मैं बात बताना चाहूँ कि सेट के वे एलिमेंट जिसको एक पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त करने पर सेट में उपस्थित सभी एलिमेंट उपस्थित हो जाए, अर्थात यदि मैं आयोटा की पावर 1 2 3 4 ऐसे करता हूँ तो मेरे पास जो सेट है उसमें उपस्थित सभी एलिमेंट प्राप्त हो जाएंगे, तो वो एक प्रकार से जनक होंगे। तो इनकी जो पावर लगाने की जो मैक्सिमम संख्या है वो एक प्रकार से जो सेट होगा उसकी लिमिट कहलाएगी। तो लिमिट को हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं। तो हमने संवृत समुच्चय की डेफिनेशन याद की, विवृत समुच्चय क्या होता है वो हमने पढ़ा, और संवृत प्रांत क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कंटूर। कंटूर क्या होता है कि जैसे हमने संबंध प्रांत हमने पढ़े, जैसे एक सर्किल लिया मैंने, तो मैं इसको एक कंटूर का फॉर्म दूंगा, मैं इसको एक कंटूर का फॉर्म दूंगा, और इसके आधार पर इसमें बहुत से ऐसे अवयव लूँगा कि जो इस कंटूर के दो बिंदुओं को मिलाने वाले एलिमेंट हो। तो नियमित, और मैं इस कंटूर को विभिन्न चापों में डिवाइड करता हूँ, यहाँ से यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से। तो इन सभी जो आर्क होंगे, हमारे चाप होंगे, उनका जो सबसेट होगा, उनका जो ग्रुप होगा वो एक प्रकार से हमारा क्या कहलाएगा, कंटूर। तो कंटूर हमने जाना क्या होता है कंटूर, और यदि कंटूर का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अर्थात शुरुआती बिंदु, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट यदि एक ही हो तो वह संवर्त कंटूर कहलाएगा। अर्थात यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि मैंने एक वर्त लिया और इस वर्त को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इस वर्त का इनिशियल पॉइंट यहाँ है, और यहाँ से चलते 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 मैं पूरा सर्किल लेते हुए यहाँ वापस आ जाता हूँ, तो मेरा इनिशियल पॉइंट भी यहीं होगा और मेरा जो एंड पॉइंट है वो भी यहीं होगा। तो इस प्रकार के कंटूर को हम क्या कहेंगे, इसे हम संवर्त कंटूर कहेंगे। तो इस आधार पर हमने कंटूर और संवर्त कंटूर की डेफिनेशन ज्ञात की। अब हम पढ़ेंगे एक से संबंध प्रांत क्या होते हैं। हमने संबंध प्रांत की डेफिनेशन जान ली, और अब हम पढ़ेंगे एक से संबंध प्रांत। तो इसमें क्या होता है कि यदि किसी प्रांत के सभी बिंदुओं को एक संवर्त वक्र द्वारा परिबद्ध किए जा सके तो वह एक से संबंध प्रांत कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं वर्त लेता हूँ, यहाँ कोई भी वर्ग या फिर आयत लेता हूँ, तो इसमें यदि मैं जो प्रांत के सभी बिंदु, कोई भी बिंदु मान लेते हैं, यदि इस प्रांत के सभी बिंदु इस एक लिमिट वाले एक बाउंड्री एरिया में उपस्थित हो, तो उस पोजीशन में जो हमारा संबंध प्रांत होगा वो एक से संबंध प्रांत हो जाएगा। इससे पता चलता है नाम से, संबंध यानी कि बाउंड्री में कैद और प्रांत, अर्थात बाउंड्री में सभी प्रांत जो होंगे वो कैद होंगे, और उसे हम क्या कहेंगे, एक से संबंध प्रांत कहेंगे। और एग्जाम्पल के तौर पर एक इमेज के तौर पर मैंने आपको बता दिया यहाँ। और अब हम देखते हैं कि बहुसंबंधी प्रदेश क्या होते हैं। हमने एक से संबंध प्रांत पढ़ा, और एक से संबंध प्रांत में और इसमें विभिन्न बिंदु लिए, और यदि एक से संबंध प्रांत में यदि मैंने छोटे छोटे अन्य एक से संबंध प्रांत ले लिए
तो टोटल जो हमारा ये प्रांत होगा वो एक प्रकार से बहुसंबंधी प्रांत कहलाएगा। जैसे डेफिनेशन के आधार पर हम देखते हैं कि किसी प्रांत के सभी बिंदुओं को एक से अधिक संवर्त वक्र द्वारा परिबद्ध किया जा सके, तो उस कंडीशन में जो हमारा प्रांत होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुसंबंधी प्रांत कहलाएगा। और अब हम अध्ययन करेंगे कि क्रॉस काट क्या होता है, क्रॉस काट CRASS क्रॉस काट क्या होता है, या फिर इसको बोले तो शाखा रेखा क्या होती है। तो ये क्या होती है, बहुसंबंधी प्रदेश कुछ रेखाएं खींचकर इसे एक से संबंध प्रांत में परिवर्तित किया जा सकता है, ये रेखाएं क्रॉस काट कहलाती है। तो इसका क्या मतलब है कि यदि मैं यहाँ एक से प्रांत लेता हूँ, एक से संबंध प्रांत लेता हूँ और इसमें बहुत से एलिमेंट उपस्थित करता हूँ और उसमें बहुत से एलिमेंट क्या करता हूँ, उपस्थित करता हूँ, तो और मैं इस एक से संबंध प्रांत को बहुसंबंधी प्रदेश बनाना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये बन जाता है। और यदि मैंने यहाँ से इसको हटाकर इसको हटाकर मैंने इसको अलग अलग लाइनों से यदि ऐड करता हूँ, तो मेरे पास जो प्रांत मुझे प्राप्त हुआ वो एक प्रकार से मुझे कौन सा प्रांत प्राप्त हो गया, वो मुझे एक से संबंध प्रांत प्राप्त हो गया। अर्थात मेरा मतलब ये है कि जो हमारे बहुसंबंधी प्रदेश है उनको हम इस क्रॉस काट के द्वारा हटाकर एक से संबंध प्राप्त बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे पास एक शाखा रेखा का रूप निर्धारित करती है। तो हमने जो भी डेफिनेशन यहाँ आपको बताए, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं कि समाकलन की अद्वितीय विधियाँ। तो इसे स्टार्ट करने से पहले यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या रीड करेंगे, तो हमने सबसे पहले डेफिनेशंस के बारे में जाना और आज हम इस समाकलन की अद्वितीय विधि के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम जो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है उसके बारे में और कॉची इंटीग्रल जो थ्योरम्स होती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अर्थात यूनिट जो हमारी सेकंड है उसमें इतने ही पॉइंट को लेकर हम चर्चा करेंगे और क्रम वाइज हम चलेंगे। तो फर्स्ट सेकंड पॉइंट हमारा आता है समाकलन की अद्वितीय विधियाँ। तो इसको यदि मैं बताना चाहूँ तो समाकलन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमने 12th क्लास में या फिर पिछली कक्षाओं में हमने सीखा है। लेकिन इस विधि के द्वारा जो हमारा समाकलन पूछा जाता है तो हमें इस विधि को सबसे पहले डिटेल से जानना होगा और उससे हमें एक लास्ट में एक प्रिंसिपल जो फॉर्मूला प्राप्त होगा उससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें एक लाइन है, इसमें एक चाप माना मैंने, एक चाप है AB, टोटल AB का एक चाप है और यदि n प्लस बिंदु द्वारा n भागों में विभाजित करते हैं, अर्थात यदि मेरे पास यदि एक लाइन है यहाँ और यदि मैं इसे n 1 2 3 4 5 भागों में इसे डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास 5 बिंदुओं से यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास इस रेखा में भाग कितने होंगे, मेरे पास इस रेखा में भाग 4 होंगे। कौन कौन से, 1 2 3 और 4, ये 4 भाग होंगे। अर्थात पॉइंटों की संख्या मेरे पास 5 है और भागों की संख्या मेरे पास 4 है। तो इसी के आधार पर हमने लिखा कि वक्र AB को n प्लस बिंदुओं द्वारा n भागों में विभाजित करते हैं। ओके, तो इसमें हमने n भागों में विभाजित किया। फर्स्ट भाग है हमारा Z0, सेकंड Z1 Z2, इसी प्रकार चलता चलता बीच में चला जाएगा और मध्य में हमने माना ZR-1 और ZR और एंडिंग पॉइंट की ओर चलते हुए हमने Zn-1 और Zn इसको भागों में डिवाइड कर दिया। अब हम चलते हैं आगे। n+1 बिंदु, कौन कौन से हमारे पास n+ बिंदु,
Z1 Z2 ZR-1 ZR और एंडिंग पॉइंट हमारा था Zn। इसको हम B से डिफाइन करेंगे। इसको हम किससे डिफाइन करेंगे? B से। और जो हमारा मध्य बिंदु है ZR-1 और ZR, ये वाला हमारा मध्य बिंदु है। तो उस बिंदु के मध्य, इन बिंदुओं के मध्य एक स्विच, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेता हूँ जीटा आर, अर्थात आर वाले फंक्शंस के मध्य मैंने लिया तो इसका नाम दिया मैंने जीटा आर। तो जीटा आर लेते हैं और इस S1 को, इस पूरे चाप को औसत के रूप में, यदि हम सिमिलर के रूप में, औसत के रूप में ऐड करते हैं इस जीटा से मल्टीप्लाई करके, अर्थात Z0 और Z1 के मध्य जीटा क्या होगा, मेरे पास जीटा क्या होगा, जीटा 1। और Z1 Z2 के मध्य जीटा की वैल्यू कितनी होगी, जीटा 2। और इसी तरह ZR-1 और ZR के मध्य जीटा क्या होगा, जीटा R। और Zn-1 और Zn के मध्य जीटा मेरा क्या होगा, जीटा n होगा। तो इन दोनों राशियों को मल्टीप्लाई करके यदि मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास टोटल इंटीग्रल प्राप्त हो जाता है, अर्थात जो हमें चाप दिया हुआ है इसका टोटल इंटीग्रेशन हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इसको टोटल फॉर्मूले को मैं औसत के रूप में इस प्रकार लिख सकता हूँ, और एल हमारी एक परिमित राशि, अर्थात जो चाप है उसको हमने अन्य विधियों से ज्ञात किया और एल हमें फिक्स वैल्यू प्राप्त हो गई। तो वह फिक्स, तो इसे प्राप्त हुआ इंटीग्रल या तो एल के बराबर होगा या फिर लगभग अप्रोक्सीमेटली से कम हो सकता है। तो इस टोटल समाकलन को हमने एक तो साधारण समाकलन में, जो हम पिछली कक्षाओं में बात कर चुके हैं, इंटीग्रेशन a to b, और इसका फंक्शन दे दिया जाए हमें fz dz, और Sn को लिमिट लगाकर n से अनंत, चाप हमें पता थोड़ी है कितना भी हो सकता है, तो इसको औसत के रूप में लिमिट लगाता हूँ n टेंस टू अनंत, और हमें यह प्राप्त हो जाता है। तो इसी के आधार पर यदि a और b दोनों समान हो जाए तो यहाँ c अंकित करना है। यदि a और b दोनों समान हो जाए तो सम्मिश्र रेखा समाकलन fz का c के अनुदिश a से b तक fz का निश्चित समाकलन कहलाता है। तो इससे हमें ज़्यादा ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यदि हमारे पास a से b लिमिट है तो हमें पहले से पता है कि यह हमारे पास ये कंडीशन किस समाकलन में प्राप्त होती है, निश्चित समाकलन में प्राप्त होती है। तो आगे चलते हैं। इस टोटल समाकलन से हमें जो परिणाम स्वरूप जो फॉर्मूला प्राप्त होता है वो ये प्राप्त होता है, और इस फॉर्मूले के आधार पर हम इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनका सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंटीग्रेशन करते हैं dz। यदि फॉर्मूले रूप से हम देखना चाहें तो dz का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, z। यदि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग याद करें तो हमारे पास fz कितना है, यहाँ fz कितना है कि इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे c, और यहाँ 1 और यहाँ क्या है dz। तो fz हमारे पास क्या हुआ 1, और f जीटा r हमारे पास क्या हुआ 1। f जीटा r 1 कैसे हुआ कि जब हम इसमें देखते हैं कि f जीटा किसके बराबर होता है, fz, और fz में यदि z के स्थान पर यदि मैं जीटा पुट कर दूं तो मेरे पास f जीटा प्राप्त हो जाता है। तो इसके अनुसार f जीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी प्राप्त हो जाती है 1, अर्थात मेरे पास जो समाकलन की फॉर्म प्राप्त होती है वो a to b इंटीग्रेशन 1z प्राप्त हो जाता है। और यदि लिमिट n टेंस टू अनंत है और इसमें जीटा सभी वैल्यू को पुट करता हूँ तो मेरे पास कुछ ये वाली कंडीशन प्राप्त हो जाती है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ओके, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, और यदि मैं r की वैल्यू 0, 1, 2 एक रियल नंबर के तौर पर यदि देखना चाहूँ तो मेरे पास
ZR-1। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट जो नंबर होगा और जो सेकंड नंबर होगा वो फर्स्ट वाले से कम होगा। तो यदि मैं Z की वैल्यू 1 लेता हूँ तो मेरे पास जो पीछे वैल्यू प्राप्त होगी माइनस के रूप में वो 0 प्राप्त होगी। तो इसी के आधार पर 1 2 3 और n तक मैंने वैल्यू ली और हमने देखा कि जो सेकंड वाली और फर्स्ट जो वैल्यू है वो आपस में कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि Z1 ये तो प्लस का है, Z1 ये तो क्या है प्लस का और ये माइनस का है। तो टोटल सीरीज में जो फर्स्ट वाली और जो सेकंड वाली वैल्यू है वो एक प्रकार से डिलीट हो जाएगी और हमें प्राप्त हो जाएगा एक तो यहाँ Z0 और एक यहाँ में प्राप्त हो जाएगा Zn। तो यदि मैं Z के स्थान पर यदि मैं लिमिट रखता हूँ तो Zn के स्थान पर मेरी लिमिट आ जाएगी B और Z0 के स्थान पर मेरी लिमिट आ जाएगी A, अर्थात मेरे पास B माइनस A प्राप्त हो जाएगा, तब B माइनस A प्राप्त हो जाएगा। तो यदि वक्र संवर्त है, संवर्त होने का मेरा मतलब क्या है कि A इक्वल होना चाहिए B। हमने अभी जो हमारी कौशी जो समाकलन के अद्वितीय विधि हमने ज्ञात की थी, तो अंतिम में हमने बताया कि जब A इक्वल टू B हो जाए तो वह जो कंटूर होगा यथार्थ वह जो समाकलन होगा वह एक प्रकार से संवर्त वक्र की फॉर्म में होगा। तो यदि A इक्वल टू B यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ मैं B के स्थान पर भी A रखता हूँ तो A माइनस A हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो टोटल संवर्त जो समाकलन हमें प्राप्त हो जाएगा वो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इस विधि के द्वारा। और अब हम क्या करेंगे, इसी के आधार पर हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि हम इस समाकलन की जो अद्वितीय विधि है उसको हम किस रूप से यूज कर सकते हैं। तो अब हमारे इस सेशन को समाप्त करते हैं और हम न्यू सेशन में हमारे पास जो इसके क्वेश्चंस और जो कौशी जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला है उसका अध्ययन करेंगे। देन थैंक यू, टेक केयर।